नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बस ऐसे ही लगे रहिए। आज के इस वीडियो सेशन से हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को। मध्यकालीन इतिहास के आखिरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर अपना पूरा शासन जो है वो स्थापित कर लिया था। बक्सर की लड़ाई हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद से धीरे धीरे इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, अपना शासन और भारत पर मजबूत कर लिया था। फाइनली 1857 के विद्रोह से हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखते हैं। 1857 से ये चलता है 1947 तक, जब हमको आज़ादी मिली। आज के इस वीडियो में हम 1857 से लेकर 1916 तक के टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 1857 के विद्रोह को डिस्कस करेंगे एंड भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था उसका एक नया अध्याय शुरू हुआ था कांग्रेस की स्थापना से। तो कांग्रेस की स्थापना की भी बात करेंगे, कैसे कांग्रेस में धीरे धीरे दो अलग अलग विचारधाराएं जो है वो उभरती दिखती है हमको, नरम दल और गरम दल के रूप में। उस पार्ट को भी हम इस लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। फिर फाइनली 1916 में ये जो दो अलग अलग विचारधाराएं थी ये एकजुट हो जाती है और साथ में मिलकर संघर्ष करती है अंग्रेजों के खिलाफ में। तो ये पूरी हमारी स्टोरी लाइन है। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे कि आपको इस टॉपिक की क्लियरिटी अच्छे से समझ में आएगी। देखिए फ्रेंड्स, 1857 के पहले भारत कैसा था। इमेजिन करो, पूरा देश जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी में था। एक कंपनी जो भारत के व्यापार पर काबिज होने के बाद में धीरे धीरे भारत के शासन पर भी अपना कब्जा जमा रही थी। कंपनी की सख्ती, जो सैनिक थे उनके साथ में भेदभाव, छोटी छोटी रियासतों पर कब्जा करना, ये सब जो कारण थे ये भारतीयों के दिलों में गुस्से का तूफान जो है वो भर रहे थे। यही गुस्सा एक बड़े विद्रोह के रूप में फूटा, जिसे हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। ओके, 1857 का यह विद्रोह जो रहा ये सिर्फ एक बगावत ही नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के शासन के खिलाफ पहली बड़ी चिंगारी भी थी। यह आंदोलन भारत के अलग अलग हिस्सों में उठ खड़ा हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने, कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, सबने अपनी अपनी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन इसका असर ऐसा था कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो खत्म कर दिया था। इस विद्रोह के बाद से भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का यानी इंग्लैंड की रानी का राज शुरू हो गया था, जिसे हम बोलते हैं क्राउन रूल। अब भारतीयों को एक नए तरीके के संघर्ष का सामना करना था, जो कंपनी नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से था। आगे चलकर समय आता है 1885 का। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यहाँ से संघर्ष का एक नया अध्याय जो है वो शुरू होता है। कांग्रेस में धीरे धीरे क्या हुआ, दो तरीके की विचारधाराएं उभरती दिखी। एक थी नरम दल और दूसरी थी गरम दल। नरम दल जो अंग्रेजों से बातचीत के जरिए अधिकारों की मांग करता था, और दूसरा था गरम दल जो अंग्रेजों से सीधे टकराने के पक्ष में था। 1885 से लेकर 1916 तक का यह समय जो रहा संघर्ष और विचारधाराओं का समय था। दोनों दलों की अपनी अपनी सोच थी, अपने अपने तरीके थे। लेकिन 1916 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हमको देखने को मिलती है, लखनऊ पैक्ट। इस पैक्ट में नरम दल और गरम दल अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाते हैं, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त संघर्ष जो है वो किया जा सके। तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि 1857 से लेकर 1916 तक का जो संघर्ष रहा है, विचारों का टकराव हुआ है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उन सभी को हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको एक स्टोरी लाइन समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, और थोड़ा सा जो मध्यकालीन इतिहास खत्म हुआ था और आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई थी, तो इनका जो ट्रांजिशन टाइम था वो किस तरीके से रहा है ये भी हमको अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। तो 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसे इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट भारत में पहला बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह था। यह रिवॉल्ट इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के लोगों पर बहुत ही सख्ती की, सोल्जर्स के साथ भेदभाव किया और अलग अलग रियासतों को, मतलब छोटे छोटे राज्यों को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया।
इस वजह से भारतीय लोग परेशान हो गए थे और इसका विरोध मतलब रिवोल्ट करने लगे थे। इस विद्रोह में भारत के अलग अलग वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें भारतीय सैनिक, किसान, कारीगर और यहाँ तक कि कई रियासतों के राजा रानियां भी इसमें शामिल थी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के कारण को। तो रिवोल्ट होने के पीछे कई कारण सामने आते हैं जिनकी वजह से इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्से से भर गए और इस गुस्से का विस्फोट 1857 के रिवोल्ट में हुआ। पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक पॉलिसी थी जिसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी प्रिंसली स्टेट का रूलर बिना मेल सक्सेसर के मर जाता था तो वह स्टेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाती थी। इसी नीति के चलते अवध, झांसी, नागपुर और सतारा जैसी रियासतें ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई, जिससे स्थानीय शासन और लोग जो है वो नाराज हो गए थे। दूसरा, हैवी टैक्सेशन। ब्रिटिश पॉलिसी में पीजेंट्स और ट्रेडर्स का शोषण किया जाता था। किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए थे जिससे वे कर्ज में डूब गए, उनकी जमीनें छीन ली गई। इस वजह से किसान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स भी एक कारण रहा। इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन सोल्जर्स के मुकाबले कम सैलरी दी जाती थी और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। सोल्जर्स के धर्म और संस्कृति का अपमान भी किया जाता था, जैसे कि तिलक लगाने और पगड़ी पहनने पर रोक थी। इसके अलावा रिलीजियन इंटरफेरेंस भी देखने को मिला। ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी और इंडियन रिलीजन में हस्तक्षेप किया, जैसे कि सती प्रथा को हटाना और विडो रीमैरिज एक्ट को लागू करना। इसके अलावा उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाने के लिए मिशनरी एक्टिविटीज़ भी शुरू की, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों में असंतोष बढ़ने लगा था। पांचवा कारण रहा था ट्रेड पॉलिसीज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन ट्रेडर्स पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जबकि यूरोपियन ट्रेडर्स पर कम टैक्स लगाए थे, जिसकी वजह से भारतीय व्यापारियों को बहुत नुकसान भी हुआ। तो ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को हमने डिस्कस किया। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं विद्रोह की शुरुआत की। तो हुआ ये था कि 1857 में ब्रिटिशर्स ने सैनिकों के लिए एक नई इनफील्ड राइफल जो है वो मंगाई। इन राइफल्स में होता क्या था, गोलियों के बजाय कार्टिजेज का इस्तेमाल किया जाता था। इन कार्टिजेज को मुंह से काटना होता था और यह बात फैली थी कि कार्टिजेज में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए अपवित्र थी। इसकी शुरुआत बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा हुई थी, जब उन्होंने इन कार्टिजेस के इस्तेमाल से मना कर दिया था और ब्रिटिश ऑफिसर पर हमला कर दिया। बाद में मंगल पांडे को फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। मेरठ में 3rd नेटिव कैवलरी के सोल्जर्स ने कार्टिजेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसके लिए उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद 10 मई 1857 को इंडियन सोल्जर्स ने रिवॉल्ट मतलब विद्रोह की शुरुआत कर दी और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू किया। दिल्ली पहुंचकर सोल्जर्स ने बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर घोषित किया और भारतीय रियासतों के चीफ और रूलर्स को रिवॉल्ट में ज्वाइन करने का संदेश भेजा। 1857 का जो विद्रोह रहा ये पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं था, जबकि पूरे भारत में अलग अलग लोकेशन पर हमको देखने को मिलता है, जहां पर अलग अलग प्रमुख नेताओं के अंडर ये संघर्ष जो है हमको दिखता है। दिल्ली में इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खान। कानपुर की बात करें तो नाना साहिब और तात्या टोपे के अंडर हमको ये विद्रोह जो है वो देखने को मिलता है। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली एंड जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो अलग अलग लोकेशन पर इन प्रमुख नेताओं ने इस विद्रोह को लीड किया था, जिसमें से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जगदीशपुर से रिलेटेड काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, झांसी से पूछा जाता है, कानपुर से पूछा जाता है, तो आप इनको दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर हम जगदीशपुर की बात कर रहे हैं ना, मतलब बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में किसने लीड किया था? कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। चलिए आगे अब हम बात करते हैं इस विद्रोह के पतन की। तो इस विद्रोह मतलब रिवोल्ट की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अन्य सेंटर्स पर अपना कंट्रोल जो है वो वापस ले लिया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया और जुलाई 1858 तक रिवोल्ट पूरी तरीके से समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर उनकी 1862 में मृत्यु हो गई। तात्या टोपे को 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो बैटलफील्ड में वो वीरगति को प्राप्त हुई।
विद्रोह के फ्रेंड्स अगर हम असफल होने के कारण को डिस्कस करें तो हमको कुछ कारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीमित क्षेत्र में फैला हुआ। ये रिवोल्ट जो था ये सिर्फ नॉर्थर्न इंडिया के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। वेस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया तक ये नहीं फैल पाया। इस कारण से पूरे देश में विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी चीज, यूनिटी की कमी देखने को मिली। रिवोल्ट में भाग लेने वाले रूलर्स और लीडर्स के बीच में यूनिटी की कमी थी। सभी एक साथ नहीं लड़े, बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्रिटिश फोर्सेस से सामना किया, और यह असंगठित प्रयास उनके पतन का एक प्रमुख कारण भी बना। ब्रिटिशर्स के पास में बेहतर वेपन्स और कमांडर्स थे, ये भी एक प्रमुख कारण था जिसकी वजह से यह विद्रोह जो है वो असफल रहा। चौथा कारण रहा इंडियन सोल्जर्स के पास में वेपन्स और मनी की कमी, पैसों की कमी। भारतीय सैनिकों के पास में आधुनिक हथियारों और वित्तीय संसाधनों की बहुत कमी थी, जिसके कारण उन्हें बिना गन्स और बुलेट्स के कई बार ब्रिटिशर्स से लड़ना पड़ा और वे हार गए। इसके अलावा सामाजिक समर्थन की भी हमको कमी देखने को मिली। इस विद्रोह रिवोल्ट में मुख्यतः अगर निम्न वर्गों के लोगों की बात करें तो उन्होंने ही भाग लिया, जबकि बड़े जमींदार, रूलर्स और एजुकेटेड इंडियंस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अधिकतर भारतीय शासकों जैसे कि सिंधिया, होलकर, निजाम, इन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया, जिससे ब्रिटिशर्स को सहायता भी मिली। इसके अलावा विद्रोह के लीडर्स के पास में आगे की प्लानिंग की कमी थी और कई एजुकेटेड इंडियंस ने भी इन्हें समर्थन देने से मना कर दिया। इस वजह से यह विद्रोह जो है वो असफल रहा। इस रिवोल्ट को नेतृत्व देने वाले लीडर्स के पास न तो अनुभव था और न ही रणनीतिक कौशल था। वे एकजुट होकर कोई बड़ा अभियान चलाने में विफल रहे। तो ये सब वो कारण थे जिससे 1857 का विद्रोह जो है वो असफल रहा। आगे फ्रेंड्स, अब हम इस विद्रोह के परिणामों को डिस्कस करते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है भारत में खत्म कर दिया और 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड की क्वीन ने सीधे इंडिया का कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले लिया। रिवोल्ट के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय की पोस्ट में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश मोनार्क का रिप्रेजेंटेटिव होता था। 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने इंडियंस को रिलीजियस इंडिपेंडेंस देने और इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स और जमींदारों को उनके राइट्स की रक्षा का वादा भी किया। इसके साथ ही ब्रिटिश ने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, इंडियन सोल्जर्स की संख्या को घटा दिया ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी विद्रोह हमको नहीं देखने को मिले। ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को बढ़ावा दिया और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लागू किया ताकि एक न्यू क्लास तैयार हो सके जो कि ब्रिटिश रूल को समझ सके और उसका समर्थन कर सके। हालांकि 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में यूनिटी और फ्रीडम की भावना को जागृत कर दिया। यह भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एकजुट करने में सफल हुआ और यही भावना आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस और फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में विकसित हुई। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया 1857 के विद्रोह को। देखिए 1857 के विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं आखिरी में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। तो फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण पॉइंटों में देखिए नाना साहब ने कहां पर, कानपुर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए सर कॉलिन कैंपबेल को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के बाद में मुगल वंश का पूरी तरीके से अंत हो गया। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। जनरल ह्यूग रोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की प्रशंसा करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ वह महिला सो रही है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। तो ये किसने कहा था? जनरल ह्यूग रोज ने कहा था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक है एंड उनके ऑथर का नाम हमको पता होना चाहिए। देखिए पहला है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने लिखी है इसको? कार्ल मार्क्स ने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द इंडियन रिवॉल्ट। किसने लिखी है? एस.बी. चौधरी ने लिखी है। तीसरी बुक है कॉजेस ऑफ इंडियन म्यूटिनीज। किसने लिखी है? आर.सी. मजूमदार ने लिखी है। चौथी बुक सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज। किसने लिखी है? एस.बी. घोष ने लिखी है। एंड फिफ्थ द स्पाई म्यूटिनी एंड इंडियन म्यूटिनीज। किसने लिखी है? एस.एन. सेन ने लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है एंड उनके ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें से 2-3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। काफी बार एग्जाम में ये
पूछा जाता है।